Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BPAS 186 that is stress and time management. So अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, जिससे कि आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आप यहाँ पे अपना सिंपली अपना सब्जेक्ट कोड जो है वो इंटर करोगे, जैसे BPAS 186 और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस से अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो हमारा सेशन आज का होने वाला है BPAS 186 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वापस से हम अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द नेचर एंड काउजेज ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्ट्रेस जो होता है एक ह्यूमन लाइफ का कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ बॉडीज़ नेचुरल रिएक्शंस टू एनी चैलेंज, प्रेशर और डिफिकल्ट सिचुएशन। ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जो कि किसी भी चैलेंज को लेकर के, प्रेशर को लेकर के या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे क्रिएट होता है, ठीक है। एवरीवन एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रेस एट सम पॉइंट। हर किसी को अपने जीवन में किसी एक ऐसे पॉइंट पे स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता ही है, ठीक है। चाहे वो उसके स्टडीज़ से रिलेटेड हो, वर्क से हो, फैमिली से या फिर पर्सनल प्रॉब्लम से ही क्यों ना हो। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन मोटिवेट अ पर्सन टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। तो एक छोटा सा स्ट्रेस लेना किसी भी इंसान के लिए कभी कभी मोटिवेशन का काम बन सकता है, जिससे कि वो बेटर परफॉर्म करे। लेकिन टू मच स्ट्रेस कैन हार्म बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अब इसके नेचर को समझते हैं। सो नेचर ऑफ स्ट्रेस। द नेचर ऑफ स्ट्रेस रेफर्स टू हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स अ पर्सन एंड हाउ इट इज़ एक्सपीरियंस्ड। तो नेचर ऑफ स्ट्रेस का मतलब होता है कि कैसे कोई जो स्ट्रेस है वो अफेक्ट करता है पर्सन को और कैसे वो इसको एक्सपीरियंस करता है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड हाउ अ पर्सन हैंडल्स इट। तो स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस परिस्थिति के ऊपर कि किस तरह से इंसान उसको हैंडल कर रहा है। सो इसके जो नेचर है उसको हम समझते हैं कि करके। फर्स्ट इज़ द स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस क्या होता है, हमारे बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जो या तो कभी खतरा या फिर किसी तरह का जो प्रेशर होता है ना, उसको देख करके अचानक से अपने आप ये रिएक्ट करता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन फील्स स्ट्रेस्ड द बॉडी रिलीज हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन जो होता है वो स्ट्रेस फील करता है तो उसका बॉडी जो है वो अपने आप एड्रेनलिन नाम का जो एक हार्मोन होता है वो रिलीज़ करता है, विच प्रिपेयर द बॉडी टू रिएक्ट क्विकली। जो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है कि वो उस चीज़ पे तुरंत के क्या करे, रिएक्शन दे, उस पर रिएक्ट करे। दिस इज़ द कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और इसी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। सेकेंड इज़ द स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्ट्रेस ऑल्सो कैड यूस्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस को यूस्ट्रेस कहा जाता है। कैन हेल्प अ पर्सन स्टे अलर्ट एंड मोटिवेटेड। जो एक पर्सन को मदद करता है अलर्ट रहने में और मोटिवेटेड रहने में। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस बिफोर एन एग्ज़ाम कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्डर। जैसे एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट के ऊपर एक स्ट्रेस होता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करे। निगेटिव स्ट्रेस कॉल्ड डिस्ट्रेस। निगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहा जाता है। कैन क्रिएट एंजाइटी, फियर, हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हेन इट बिकम्स टू मच। और निगेटिव स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से हमको एंजाइटी देखने को मिलता है, फियर, डर होता है और हमारे हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस अफेक्ट्स माइंड एंड बॉडी। स्ट्रेस जो है वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेस कैन अफेक्ट अ पर्सन्स इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। जो स्ट्रेस है वो किसी भी पर्सन्स को या तो इमोशनल, मेंटली या फिर फिजिकली अफेक्ट कर सकता है। इट मे काउज सैडनेस, एंगर, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, हेडेक्स,
टायर्डनेस एंड स्लीप प्रॉब्लम्स। इसके वजह से हमको सैडनेस देखने को मिलता है, एंगर होता है लोगों में, ठीक है, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, हेडेक्स भी देखने को मिल सकता है और टायर्डनेस के साथ साथ स्लीप प्रॉब्लम्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो नॉट एवरीवन रिएक्ट टू स्ट्रेस इन द सेम वे। तो स्ट्रेस के ऊपर हर कोई एक जैसा रिएक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अ सिचुएशन दैट काउजेज स्ट्रेस फॉर वन पर्सन मे नॉट अफेक्ट अनदर पर्सन। तो एक सिचुएशन जो है वो किसी एक इंसान के लिए स्ट्रेस दे रहा है, हो सकता है दूसरे को उससे कोई प्रभाव ना पड़े। पर्सनल एक्सपीरियंसेज, पर्सनैलिटी एंड कोपिंग स्किल्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेस लेवल्स। अब जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स है उसको इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं तो वो फिर हमें स्ट्रेस नहीं देता है। हमारी पर्सनैलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, या फिर कुछ कोपिंग स्किल्स होते हैं कि जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो हम अपने आप को उसके लिए पहले से प्रिपेयर रखेंगे अपने माइंडसेट को कि हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। अब क्या है इसके काउजेज़, ये समझते हैं। काउजेज़ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी काउज्ड बाय मेनी फैक्टर्स इन डेली लाइफ। स्ट्रेस का कारण बहुत सारे हो सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। कुछ कॉमन काउजेज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इज एकेडमिक और वर्क प्रेशर। सो स्टूडेंट्स ऑफन फील स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, होमवर्क्स, डेडलाइंस एंड कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं एग्ज़ाम की वजह से, होमवर्क्स की वजह से, डेडलाइंस की वजह से और कंपटीशन की वजह से। तो ये सारे कारण होते हैं उनके स्ट्रेस के। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेस फील होता है हैवी वर्कलोड की वजह से, जॉब की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से और वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से। तो ये सारी जो कारण हैं ये आपके स्ट्रेस के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सो आर्ग्यूमेंट्स विद फैमिली मेम्बर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग विद फ्रेंड्स और रिलेशनशिप इशूज़ कैन क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस। तो किसी फैमिली के मेम्बर से आपका आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, अपने दोस्तों में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आपके रिलेशनशिप इशूज़ होना, ये सब आपको इमोशनल स्ट्रेस देता है, उसका कारण बनता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होना, डेप्ट, कर्ज में जाना, या फिर अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर एक्सपेंसेस। आपके जो भविष्य में होने वाले खर्च हैं उसके बारे में आपको अनसर्टेनिटी होना, ये लोगों को क्या करता है, चिंतित करता है और उनको स्ट्रेस देता है। तो ये सब कारण बन सकता है स्ट्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ इशूज़। पर्सनल इलनेस और केयरिंग फॉर अ सिक फैमिली मेम्बर कैन काउज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो जैसे कि हेल्थ इशूज़ होते हैं, या तो आपका खुद का कोई बीमारी होगा या फिर आपके परिवार के मेंबर में कोई हमेशा बीमार रहता होगा, उनका ध्यान रखना, ये सब कहीं ना कहीं आपको फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस देता है। मेजर लाइफ चेंजेस, मतलब लाइफ के कुछ मेजर चेंजेस करना, जैसे कि इवेंट्स, कुछ घटनाएं, जैसे कि एक नए प्लेस पे शिफ्ट करना, अपने स्कूल या फिर जॉब्स को चेंज करना, शादी करना, या फिर अपने कोई बहुत ही प्यारे को खो देना, ठीक है, कोई बहुत ही आपका नज़दीकी है, ठीक है, करीबी है, उसको खो देना, ये सब आपको स्ट्रेस देता है। और इसको क्या चाहिए होता है, क्योंकि इसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि हम थोड़ा टाइम लेते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। तो ये सब हमको एक क्या देता है, स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो स्ट्रेस का कारण बनते हैं, जैसे नॉइज़, पॉल्यूशन, ओवरक्राउडिंग एंड अनसेफ सराउंडिंग्स कैन ऑल्सो इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स। जैसे कि शोरगुल बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, आसपास में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होना, ओवरक्राउडिंग, बहुत भीड़ भाड़ का एरिया, या फिर जो सराउंडिंग्स है अगल बगल का वो उतना सेफ़ नहीं रहना, ये सारा कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे। सो इन कंक्लूजन वी से दैट स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस जो है वो हमारे लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा है, नेचुरल पार्ट है, बट इट शुड बी मैनेज प्रॉपरली। लेकिन हमें इसे क्या करना चाहिए, अच्छे से मैनेज करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड काउजेज ऑफ स्ट्रेस हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज इट अर्ली एंड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इट। तो सबसे पहले तो हमको इसके नेचर को समझना चाहिए और इसके कारण को भी समझना चाहिए, जिससे कि लोगों को मदद मिले और वो उसका आसानी से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके पहले ही उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। हेल्दी हैबिट्स सच एज रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग एंड टॉकिंग टू अदर्स कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेल बीइंग। अगर हम हेल्दी हैबिट्स अपनाएंगे, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर रेस्ट देंगे अपने आप को, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, तो ये हमें मदद करता है स्ट्रेस को कम करने में और हमारे ओवर वेलबींग को भी ये बेहतर करता है।
तो इन स्टूडेंट्स लाइफ हमें हमेशा स्ट्रेस होते रहता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इस समय हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं हमारे बॉडी में, प्लस हम बहुत सारे चीज़ों से घिरे रहते हैं, बहुत सारे फेलियर्स फेस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल होता है। लेकिन इससे हमें क्या करना है, इसी तरह से कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपना करके उससे बाहर निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द मेजर डिस्ट्रैक्शंस एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो मेजर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शंस आर थिंग्स दैट टेक आवर अटेंशन अवे फ्रॉम आवर टास्क एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन क्या होती हैं, तो वैसी चीज़ें जो हमारे ध्यान को क्या करती हैं, दूर कर देती हैं, हमारे अपने जो टास्क है जिसको हमको करना है उससे दूर कर देती हैं, और साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी को भी कम करती है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्क इन्वायरमेंट मेनी एम्प्लॉयज़ फेस डिस्ट्रैक्शन दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू फोकस एंड कंप्लीट दियर वर्क एफिशिएंटली। आज के बहुत ही तेज़ी से भागती हुई इस दुनिया में, ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट में जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो फेस करते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो कि उनके फोकस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करता है, ठीक है, कि किसी भी काम में फोकस कर पाना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, साथ ही साथ उनका वर्क एफिशिएंटली नहीं हो पाता है, ठीक है। दिस डिस्ट्रैक्शन कैन लीड टू मिस्टेक्स, स्ट्रेस एंड लोअर जॉब परफॉर्मेंस। ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ये कारण बनते हैं मिस्टेक्स करने का, स्ट्रेस का और जॉब परफॉर्मेंस की भी कम होने का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मेजर डिस्ट्रैक्शन एट द वर्क प्लेस कैन हेल्प एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स क्रिएट अ बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट। सो अगर हम इसके मेजर डिस्ट्रैक्शंस को समझ लेंगे कि वर्क प्लेस में क्या मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इससे जो एम्प्लॉयर्स हैं ये सब एक बेटर और मोर प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट बना पाएंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं ये जो मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको। फर्स्ट इज़ द मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया। वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस एट वर्क प्लेस इज़ द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन। एक जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस हमको देखने को मिलता है वर्क प्लेस पे, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है। एम्प्लॉयज़ ऑफन चेक मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चेक करते हैं अपने मैसेजेस को, नोटिफिकेशंस को, और सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया अपने वर्किंग आवर्स में। इवन अ फ्यू मिनट स्पेंट स्क्रॉलिंग कैन ब्रेक कंसंट्रेशन एंड वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। अगर हम छोटा सा टाइम भी अगर स्पेंड कर रहे हैं स्क्रॉलिंग में, फ्यू मिनट्स का ही, तो वो हमारे कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है और साथ ही साथ हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है, कीमती समय है, उसको भी बर्बाद करता है। फ्रीक्वेंट फ़ोन यूज़ कैन ऑल्सो मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिटर्न टू इम्पॉर्टेंट टास्क विथ फुल फोकस। लगातार हम अगर फ़ोन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे हमारे लिए और मुश्किल होगा कि हम जो अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को कर रहे थे उस पर हम फुल फोकस लगा पाएँ, ठीक है। नॉइज़ एंड ऑफिस कन्वर्सेशंस। सो नॉइज़ फ्रॉम कोवर्कर्स टॉकिंग, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स और ऑफिस इन्वायरमेंट कैन बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो जो हमें शोरगुल देखने को मिलता है ऑफिस के कोवर्कर्स का बातचीत होना, फ़ोन कॉल्स होना, मीटिंग्स होना, या फिर ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। इन ओपन ऑफिस स्पेसेस एम्प्लॉयर्स में फाइंड इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड कन्वर्सेशंस और इंटरप्शंस। तो जहाँ पे ऑफिस जो होता है वो ओपन स्पेस में होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काफ़ी मुश्किल होता है कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि बैकग्राउंड में कन्वर्सेशंस होते रहते हैं और इंटरप्शंस देखने को मिलते हैं। कैजुअल चैटिंग among colleagues, while sometimes helpful for teamwork, can also reduce productivity if it happens too often. कैजुअल जो चैटिंग होते रहते हैं कलीग्स के बीच में, वो कभी कभी तो मदद करते हैं क्योंकि टीम वर्क का यहाँ पे काम हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहें, बार बार होते रहें, तो ये हमारे प्रोडक्टिविटी को कम करता है। नेक्स्ट इज emails and constant notifications. Many workers receive a large number of emails and notifications throughout the day. बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको पूरे दिन में बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस भी आते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये इंटरप्ट करते हैं आपके अटेंशन को और एम्प्लॉयज़ को फोर्स करते हैं कि वो अपने टास्क को स्विच करें। कॉन्स्टेंटली चेकिंग ईमेल्स और रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली to every notifications can slow down important work and increase mental stress. तो हम लगातार उस ईमेल्स को चेक करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे बार बार, तो ये सारे जो नोटिफिकेशंस हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट टास्क को क्या करता है, स्लो डाउन करता है और हमें एक मेंटल स्ट्रेस हमें देता है। मल्टीटास्किंग। Many people believe doing multiple tasks at once save time. बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर हम मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं तो ये हमारे टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा। बट मल्टीटास्किंग ऑफन कॉजेज डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जो मल्टीटास्किंग है वो कभी कभी हमारे लिए क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन भी
तैयार कर देता है, ठीक है, उसका कारण बनता है। स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टास्क रिड्यूस फोकस एंड कैन लीड टू एरर्स। दो टास्क के बीच में स्विचिंग करना कभी कभी क्या करता है, हमारे फोकस को कम करता है, जिसकी वजह से एरर्स होने की चांसेस बनते हैं। इट बिकम्स हार्डर टू कंप्लीट एनी टास्क प्रॉपरली व्हेन अटेंशन इज डिवाइडेड। और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम अपने टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएँ जब हमारा अटेंशन क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस। समटाइम डिस्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम इनसाइड द माइंड rather than द इन्वायरमेंट। कभी कभी जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है वो हमारे अंदर ही होता है, हमारे दिमाग में होता है, ना कि कोई बाहर से हमें मिलता है। पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़ और स्ट्रेस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एम्प्लॉयज़ टू कॉन्सेंट्रेट। जैसे कि हमारे लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हो, हमारे फैमिलीज़ में कुछ इशू चल रहे हो, या फिर किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा हो हमारा इंटरनली, वो सब कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। वरिंग अबाउट प्रॉब्लम आउटसाइड द वर्क प्लेस कैन लोअर मोटिवेशन एंड अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस। तो अगर हम इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम वर्क प्लेस पे अपना सोचते हैं या फिर इसके बारे में चिंता करते हैं तो ये हमारे मोटिवेशन को कम करता है, साथ ही साथ हमारे जॉब परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अनप्लान्ड मीटिंग्स एंड इंटरप्शंस। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और सडन इंटरप्शंस फ्रॉम कोवर्कर्स कैन ब्रेक एन एम्प्लॉयज़ वर्क फ्लो। तो लगातार मीटिंग्स होना या फिर अचानक से कोई इंटरप्शंस होना कोवर्कर्स के थ्रू, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के जो वर्क फ्लो होता है उसमें ब्रेक लगा देता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से कोई आपका कोवर्कर आकर के आपसे कुछ पूछ दे या फिर आपको कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए पूछने लगे, तो आपका क्या होगा, एक जो वर्क फ्लो चल रहा था वो आपका ब्रेक कर जाता है, ठीक है। When someone is deeply focused, even a short interruption can make it hard to return to the same level of concentration. Same thing कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्या हो, फोकस्ड हो अपने काम के प्रति और एक छोटा सा भी इंटरप्शन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर से उस तरह का कंसंट्रेशन लेवल पे आने में काफ़ी आपको मुश्किल कर देता है। टू मेनी अननेसेसरी मीटिंग्स कैन वेस्ट टाइम एंड रिड्यूस इफिशियंसी। और लगातार बहुत सारे मीटिंग्स होना अननेसेसरी, ठीक है, क्या करता है, आपके टाइम को भी वेस्ट करता है और साथ ही साथ आपके एफिशिएंसी को भी रिड्यूस करता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शंस आर कॉमन बट दे कैन बी मैनेज्ड विद अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन। तो वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है अवेयरनेस के साथ और डिसिप्लिन के साथ। लिमिटिंग फ़ोन यूज़, रिड्यूस अननेसेसरी कन्वर्सेशंस, ऑर्गेनाइजिंग टास्क कैन क्रिएट अ क्वाइट वर्क इन्वायरमेंट कैन हेल्प एम्प्लॉयज़ स्टे फोकस्ड। तो अगर हम फ़ोन का यूज़ लिमिट कर देंगे, साथ ही साथ हम जो अननेसेसरी कन्वर्सेशंस होते हैं उसको कम करेंगे और टास्क्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, जिससे कि हम एक क्वाइट वर्क इन्वायरमेंट तैयार कर सकें जो कि एम्प्लॉयज़ को फोकस करने में मदद करेगा। बाय आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग डिस्ट्रैक्शंस बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स। सो क्या करा है कि अगर हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे तो ये दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए क्या करेगा, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, बेहतर करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और उनको बेटर रिजल्ट अचीव कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन इफिशिएंसी अप्रोच एंड टाइम मैनेजमेंट अप्रोच टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के दो अप्रोचेज हैं, इफिशिएंसी अप्रोच एंड टाइम मैनेजमेंट अप्रोच। इन दोनों के बारे में हमको समझना है। So effective time management means using time wisely to complete tasks and achieve goals. तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टाइम को एक इफेक्टिव तरीके से, वाइजली तरीके से यूज करके अपने टास्क्स और गोल्स को अचीव करना, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल बिकम मोर प्रोडक्टिव, रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। ये क्या करता है, लोगों को मदद करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, ठीक है, अपने स्ट्रेस को कम करें और एक बैलेंस बनाएं अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में। टू इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आर इफिशिएंसी अप्रोच एंड टाइम मैनेजमेंट अप्रोच। इसके जो दो इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, एक है हमारे एफिशिएंसी अप्रोच और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट अप्रोच। चूँकि दोनों का मेन एम है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो एक एक करके हम दोनों को यहाँ पे समझने वाले हैं। फर्स्ट इज़ द efficiency approach. So efficiency approach focuses on doing task in the best and fastest way possible. efficiency approach का मतलब होता है कि टास्क को करना बेस्ट तरीके से और फास्टेस्ट तरीके से जो पॉसिबल हो। इट्स मेन गोल इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क
while using fewer resources such as time, energy and efforts। इसका मेन जो गोल होता है कि हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और स्पीड को बेहतर करेंगे अपने काम को करने के लिए, और कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि टाइम का कम इस्तेमाल करना, एनर्जी कम लगाना और एफर्ट्स का कम इस्तेमाल करना, ठीक है। इन दिस अप्रोच अ पर्सन ट्राइज टू कंप्लीट टास्क स्मार्टली बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी स्टेप। इस अप्रोच के अंदर एक पर्सन जो है वो ट्राई करता है कि वो टास्क को स्मार्टली कंप्लीट करे, ठीक है, बिना कोई अननेसेसरी स्टेप्स को अपनाए, ठीक है। इट एम्फेसाइज प्लानिंग, यूजिंग प्रॉपर टूल्स एंड इम्प्रूविंग वर्क मेथड्स। इसमें क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्क मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग शॉर्टकट्स ऑन ए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर लेते हो। ऑर्गेनाइजिंग फाइल प्रॉपरली, फाइल को प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज करके यूज़ करना। ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क कैन इंक्रीज इफिशिएंसी, कोई रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेटिक करके उसका एक साथ उसको कर लेना, तो वो क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी को बेहतर करता है, ठीक है। द एफिशिएंसी अप्रोच ऑल्सो इनकरेज इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एक्टिविटीज़ दैट वेस्ट टाइम। एफिशिएंसी अप्रोच जो होता है वो इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो आइडेंटिफाई करे और रिमूव करे वैसे एक्टिविटीज़ को जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। इट हेल्प्स पीपल कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क एंड इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस। ये मदद करता है लोगों को कि वो क्या कर सकें, कंसंट्रेट करें अपने इम्पॉर्टेंट टास्क के ऊपर और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें। दिस अप्रोच इज़ मोर अबाउट हाउ वेल अ टास्क इज़ कम्प्लीटेड रेदर दैन सिंपली मैनेजिंग अवेलेबल टाइम। इसके अंदर क्या होता है, ये अप्रोच जो है ये दिखाता है कि कितना बेहतर आप एक टास्क को कर रहे हो, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, ना कि आपने कितना टाइम उसके लिए लिया है, ठीक है। तो ये कितना बेहतर आप कर रहे हो इस पर ये ज़्यादा ध्यान देता है। इसके कुछ एडवांटेजेस को हम समझते हैं। फर्स्ट इज़ द हेल्प्स कंप्लीट वर्क फास्टर। ये मदद करता है वर्क को तेज़ी से करने में। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, ये प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। रिड्यूसेज वेस्टेड एफर्ट्स एंड एनर्जी, जो एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं या फिर जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको ये घटाता है, कम करता है, ठीक है। इनकरेज स्मार्ट वर्क इंस्टीड ऑफ हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। एग्जाम्पल समझेंगे, अ स्टूडेंट यूजिंग समराइज्ड नोट्स एंड ऑनलाइन लर्निंग एप्स टू स्टडी क्विकली एंड इफेक्टिवली इज फॉलोइंग द एफिशिएंसी अप्रोच। एक विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, समराइज्ड नोट्स को पढ़ता है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का इस्तेमाल करता है जल्दी से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, जो कि एक क्या है, इफिशिएंसी अप्रोच है, ठीक है। दूसरा जो हमारा अप्रोच है दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट अप्रोच, इसको हम समझेंगे। सो द टाइम मैनेजमेंट अप्रोच फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम प्रॉपर्ली। तो इसके अंदर हम टाइम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम प्लान करते हैं और अपने टाइम को उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इट्स मेन गोल इज़ टू एलोकेट इनफ टाइम फॉर ईच टास्क एंड कंप्लीट एवरीथिंग ऑन शेड्यूल। इसका मेन जो लक्ष्य होता है ये होता है कि हर एक टास्क के लिए हमारे पास क्या हो, इनफ टाइम हो और हमको उसको उसी शेड्यूल टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस अप्रोच इंक्लूड्स मेकिंग टू डू लिस्ट, सेटिंग प्रायोरिटीज़, क्रिएटिंग शेड्यूल्स एंड मीटिंग डेडलाइंस। इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, टू डू लिस्ट बनाते हैं हम, फिर अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, सबसे पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन करना है, ठीक है, शेड्यूल्स तैयार करते हैं और उसके साथ साथ अपना डेडलाइंस को भी रखते हैं। इट हेल्प्स पीपल डिसाइड व्हाट शुड बी डन फर्स्ट एंड हाउ मच टाइम शुड बी स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी। इसके अंदर हमें मदद मिलता है कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस टास्क को हमको पहले करना है और कितना टाइम हमको उस टास्क के लिए देना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक वर्क, स्टडी, फैमिली एंड रिलैक्सेशन। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो हमें मदद करता है कि हम बैलेंस कर सकें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जैसे कि हम अपने काम को बैलेंस करें, अपने पढ़ाई को बैलेंस करें, परिवार को और अपने रिलैक्स करने के लिए टाइम को, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने को भी हम इसमें बैलेंस कर सकते हैं। इट इंश्योर्स दैट इंपॉर्टेंट टास्क आर नॉट डिलेड एंड रिड्यूसेस लास्ट टाइम स्ट्रेस। ये पक्का करता है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है उसमें कोई देरी नहीं आए और ये हमारा जो लास्ट टाइम स्ट्रेस होता है उसको भी ये कम करता है। Unlike the efficiency approach, this method focuses more on when and how long a task should be done। तो efficiency approach से बिल्कुल अलग हटके ये जो मेथड है ये फोकस करता है कि कब और कितने समय तक में कोई टास्क जो है वो कंप्लीट किया गया है, ठीक है। इसके जो एडवांटेज हैं उसको हम देखते हैं। एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट अप्रोच, हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। इसके अंदर हमको डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी जो है वो देखने को मिलता है। प्रिवेंट्स प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिलेज, इसमें जो टाल मटोल
की जो चीज़ें होती हैं कि हम अभी नहीं तो थोड़ा बाद में कर लेंगे, या फिर जो डिलेज होता है, देरी आता है काम करने में, उसको ये रोकता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस कॉजिंग बाय पुअर प्लानिंग होने की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको ये कम करता है। हेल्प्स बैलेंस मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके साथ साथ हमको ये मदद करता है कि हम जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बैलेंस कर सकें। जैसे कि हम अपने वर्क के साथ अपने स्टडी को देख रहे हैं, अपने फैमिली को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या करता है, हमको बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका रोल हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टूडेंट्स मेकिंग अ डेली टाइम टेबल फॉर स्टडी, एक्सरसाइज एंड रेस्ट इज़ फॉलोइंग द टाइम मैनेजमेंट अप्रोच। एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, अपना डेली टाइम टेबल बनाता है अपने पढ़ाई के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने रेस्ट के लिए, जो कि एक टाइम मैनेजमेंट अप्रोच है। अब यहाँ पे हम इसके डिफरेंसेस को देखते हैं एक एक करके, जो एफिशिएंसी अप्रोच और टाइम मैनेजमेंट अप्रोच के बीच में है। फोकस की बात करें तो एफिशिएंसी अप्रोच जो है वो बेस्ट और फास्टेस्ट वे देखता है काम को करने के लिए, वहीं टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करता है टाइम को। अगर गोल की बात करें तो इसका जो गोल होता है एफिशिएंसी अप्रोच का, कि वो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। वहीं टाइम मैनेजमेंट का अप्रोच होता है कि हमको टाइम पे अपने टास्क को कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एफिशिएंसी अप्रोच जो है वो स्मार्ट यूज़ करता है अपने एफर्ट्स और मेथड्स का, वही जो टाइम मैनेजमेंट है वो अपने अवेलेबल टाइप का प्रॉपर इस्तेमाल करके अच्छे से कंप्लीट करता है अपने टास्क को। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो एफिशिएंसी अप्रोच जो है वो अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो फास्ट वर्क कर सके। वही जो टाइम मैनेजमेंट अप्रोच में हम देखें तो ये शेड्यूल्स बनाते हैं, डेडलाइंस बनाते हैं और उसके हिसाब से अपने काम को कंप्लीट करते हैं। कंक्लूजन में हम समझेंगे, बोथ द एफिशिएंसी अप्रोच एंड द टाइम मैनेजमेंट अप्रोच आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो दोनों यहाँ पे, चाहे वो एफिशिएंसी अप्रोच हो चाहे वो टाइम मैनेजमेंट अप्रोच हो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए। द एफिशिएंसी अप्रोच हेल्प्स पीपल वर्क स्मार्टर while द टाइम मैनेजमेंट अप्रोच हेल्प्स देम प्लान दियर टाइम बेटर। अगर हम एफिशिएंसी अप्रोच की बात करें तो ये मदद करता है लोगों को स्मार्ट वर्क करने में, वहीं टाइम मैनेजमेंट जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं उनको मदद करता है कि वो अच्छे से प्लान करके अच्छे तरीके से टाइम का इस्तेमाल कर सकें। When both approaches are using together, they can improve productivity, reduce stress, and help individual achieve success in both personal and प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम बात करें इन दोनों का कि अगर ये दोनों मिल करके एक साथ काम करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को सक्सेस अचीव करने में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के जो दो अप्रोच हमने देखे, चाहे वो एफिशिएंसी अप्रोच हो चाहे वो टाइम मैनेजमेंट अप्रोच हो, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक इंडिविजुअल के सक्सेस के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द हाउ डज वर्क ओरिएंटेशन अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। वर्क ओरिएंटेशन जो है वो कैसे किसी भी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सो द वर्क ओरिएंटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड माइंडसेट एम्प्लॉयज़ हैव टुवर्ड्स देयर जॉब। तो वर्क ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस तरह का एटीट्यूड या फिर माइंडसेट किसी एम्प्लॉयज़ का है अपने काम के प्रति। तो अपने काम को लेकर के कोई इंसान कैसा अपना एटीट्यूड रखता है, कैसा अपना माइंडसेट रखता है, वो उसका वर्क ओरिएंटेशन बताता है। इट शोज़ हाउ पीपल व्यू देयर वर्क। ये बताता है कि कैसे कोई भी इंसान जो है वो अपने वर्क को देखता है। वेदर दे सी इट एज जस्ट अ वे टू अर्न मनी, क्या वो उसको सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया के रूप में देखता है, अ कैरियर टू ग्रो इन, या फिर एक कैरियर देखता है जहाँ पर वो ग्रो कर सके, और अ मीनिंगफुल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, या फिर अपने जीवन का एक मीनिंगफुल पार्ट के तरीके से उसको देखता है। तो ये है कि किस तरह से वो अपने जॉब को देख रहा है। वर्क ओरिएंटेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो वर्क ओरिएंटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशन को, कमिटमेंट को और साथ ही साथ उसके प्रोडक्टिविटी को। फर्स्ट इज द इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ विथ अ पॉजिटिव वर्क ओरिएंटेशन आर यूजुअली मोर मोटिवेटेड टू डू दियर टास्क वेल। जो एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव वर्क ओरिएंटेशन के होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने टास्क को लेकर के। They take responsibility for their work and try to complete it on time। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने काम का और कोशिश करते हैं कि वो उसको अपने टाइम पे कंप्लीट करें। Such employees often put an extra effort which improves their productivity and overall performance। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकें। On the other hand, employees with a negative attitude may feel less interested
एंड मे नॉट परफॉर्म दियर ड्यूटीज़ प्रॉपर्ली। वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ निगेटिव एटीट्यूड के होते हैं वो बहुत ही कम इंटरेस्टेड भी रहते हैं अपने काम को लेकर के और अपने ड्यूटीज़ को उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। सेकेंड इज़ द इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। When employees have a good orientation towards work, they are more likely to enjoy their job। अगर कोई एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के मतलब क्या है गुड ओरिएंटेशन से है तो वो अपने काम में इंजॉय करता है अपने जॉब को, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन हेल्प्स देम स्टे फोकस्ड, एनर्जेटिक एंड कमिटेड टू दियर टास्क। जॉब सेटिस्फैक्शन होने से क्या होता है, एक हेल्प मिलता है उसको फोकस्ड रहने में, एनर्जेटिक फील करता है और कमिटेड रहता है अपने टास्क को लेकर के। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ यूजुअली प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। सेटिस्फाइड जो एम्प्लॉयज़ होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, साथ ही साथ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है अपने वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में, मतलब दूसरे को वर्कर्स की मदद भी करता है, ठीक है। इस तरह से वो क्या करता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड इज़ इनकरेज लर्निंग एंड ग्रोथ। Employees who see their job as a career opportunity are more willing to learn new skills and improve their knowledge। तो जो एम्प्लॉयज़ अपने जॉब को कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं उनका ज़्यादा विल होता है कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। दे पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली। वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में और साथ ही साथ वो अपने फीडबैक को पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी करते हैं। दिस ग्रोथ माइंडसेट हेल्प देम परफॉर्म बेटर एंड प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये ग्रोथ जो माइंडसेट होता है ये उनको बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है और साथ ही साथ उनको आगे के फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, बिल्ड्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशंस। अ पॉजिटिव वर्क ओरिएंटेशन ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट विद अदर्स। एक पॉजिटिव वर्क ओरिएंटेशन होना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि कैसे कोई एम्प्लॉय जो है वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। Employees who value their work often cooperate better with colleagues, communicate effectively and support team goals। तो जो एम्प्लॉयज़ जो अपने वर्क को वैल्यू करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेट भी करते हैं इफ़ेक्टिवली और अपने टीम गोल्स को सपोर्ट भी करते हैं। गुड टीम वर्क इंक्रीज इफ़िशियंसी एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अचीव बेटर रिजल्ट्स। गुड टीम वर्क होने से क्या होता है, आपकी इफ़िशियंसी को बेहतर, ठीक है, इंक्रीज़ होता है और ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो भी एक बेटर रिजल्ट अचीव कर पाता है। तो एक इंडिविजुअली भी आप क्या करते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉयज़ विथ अ हेल्दी वर्क ओरिएंटेशन कैन मैनेज चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली। सो जो एम्प्लॉयज़ जो हेल्दी वर्क ओरिएंटेशन के साथ होते हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझते हैं, उसको टैकल करते हैं। दे आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड एंड आर ऑफन मोर रिसाइलेंट ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वो बहुत हद तक क्या रहते हैं, शांत रहते हैं और चाहे कैसा भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो उसको आसानी से टैकल करते हैं। दिस रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड हेल्प मेंटेन्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इससे उनका एब्सेंटिज्म भी कम होता है और उसके साथ साथ एक कंसिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस भी बनाए रखने में मदद मिलता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉयज़ हु फील कनेक्टेड टू दियर वर्क आर यूजुअली मोर लॉयल टू दियर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने काम को लेकर के वो ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। दे आर विलिंग टू स्टे लॉन्गर, वर्क हार्डर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस। उनकी चाह होती है कि वो लंबे समय तक रहें, ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छे से काम करें, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करें कंपनीज़ के सक्सेस में। हाई कमिटमेंट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड लोअर एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। हाई कमिटमेंट होने की वजह से उनको बेटर परफॉर्मेंस उनमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर भी उनका कम होता है। कंक्लूजन में हम समझेंगे वर्क ओरिएंटेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। वर्क ओरिएंटेशन जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर। ए पॉजिटिव वर्क ओरिएंटेशन इंक्रीज मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, टीम वर्क एंड कमिटमेंट, ऑल ऑफ विच इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। तो एक पॉजिटिव वर्क ओरिएंटेशन होना कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन को बेहतर करता है, टीम वर्क को बढ़ाता है और आपका कमिटमेंट को भी अच्छा करता है और ये सब जो है वो आपके प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड इनकरेज पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड वर्क
बाई क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए कि वो इनकरेज करें पॉजिटिव एटीट्यूड्स को। कैसे? तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना करके दें, ठीक है, उनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करें और रिकग्नाइज़ करें एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को। अगर कोई एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहा है तो उसको रिकग्नाइज़ करें वहाँ पे। जैसे हम देखते हैं बहुत जगह पे एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह के अवार्ड्स दें जिससे कि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा उनको फील हो, ठीक है। दिस हेल्प्स एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्म बेटर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के ही सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो आपका यहाँ पे वर्क ओरिएंटेशन है वो एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेहतर तरीके से क्या करेगा, सक्सेस के आगे ले जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए BPAS 186 के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को नहीं परचेज किया है तो आप हमारे वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com से गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 से भी आप अपने गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई में दें, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।